नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपने अगले निबंध में पढ़ेंगे डिजिटल जासूसी और लोकतंत्र का खतरा। डिजिटल इंडिया से संबंधित या डिजिटल क्रांति से संबंधित निबंध हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने कई निबंध पढ़ाए हैं, उनको भी जरूर पढ़िएगा। इसमें हमें बात करनी रहेगी डिजिटल जासूसी की कि यह क्या होती है और किस प्रकार यह लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। डिजिटल जासूसी का मतलब ये होता है कि बिना जाए बिना देखे किसी के पीछे उसकी सूचनाओं को इकट्ठा करना, यानी एक ऐसा काम जो कि आप वहाँ भले भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति की गतिविधि, किसी काम की गतिविधि पर पूरी नज़र रख रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। निबंध को पूरा देखिएगा, हम उदाहरण के माध्यम से आपको पूरी क्लास समझा देंगे, क्योंकि निबंध कभी आप रट नहीं सकते हैं, आपको देखना ही समझना ही पड़ेगा, जिससे कि आपका निबंध बेहतर बन सके। टॉपिक है हमारा डिजिटल जासूसी और लोकतंत्र का खतरा। पहले हम बात करेंगे डिजिटल जासूसी की, फिर हम बात करेंगे लोकतंत्र के खतरे की। उससे पहले हम एक रूपरेखा बना लेते हैं। रूपरेखा हमें पूरा निबंध लिखने में मदद करने वाली है। प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम बात करेंगे डिजिटल युग की और सूचनाओं की शक्ति की। फिर हम बात करेंगे जासूसी का नया रूप और डिजिटल निगरानी क्या होती है, इस पर बात करेंगे। यह हमारे टॉपिक से संबंधित होती है, लगभग 100 शब्द हम इसमें लिखते हैं। फिर हम बात करेंगे डिजिटल जासूसी की परिभाषा की। तो इसमें तकनीकी निगरानी के साधन हैं, डेटा संग्रह, ट्रैकिंग यंत्र पर बात करेंगे, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की भूमिका पर बात करेंगे। फिर लोकतंत्र के मूल तत्व की बात करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की बात करेंगे। फिर डिजिटल जासूसी और लोकतंत्र का टकराव किस प्रकार होता है, इसको देखेंगे। निगरानी से भय का वातावरण बनता है, स्वतंत्र मीडिया और विपक्ष पर प्रभाव क्या होता है वो देखेंगे। नागरिक अधिकारों का हनन देखेंगे, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की बहस पर चर्चा करेंगे। देखिए, निबंध में जब भी आप लिखिएगा तो कोशिश ये करिएगा जो आपको टॉपिक दिया गया है आपका निबंध उसी के आसपास रहना चाहिए। जब पैराग्राफ आप लिखें तो उसमें आपका यह प्रयास होना चाहिए कि पैराग्राफ का एक दूसरे से कनेक्शन भी दिखना चाहिए। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, पेगासस प्रकरण की बात करेंगे, चीन, अमेरिका, रूस जैसे देशों के उदाहरण देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की स्थितियों को भी देखेंगे। फिर डेटा संरक्षण कानून पर बात करेंगे, डेटा निगरानी उपकरणों का उपयोग किस प्रकार होता है देखेंगे, न्यायालय की दृष्टि और नागरिक प्रतिक्रिया की बात करेंगे। ऐसे ही हम मेंस की सीरीज पढ़ाते हैं और आपके लिए करंट अफेयर के लिए एक नया सेशन शुरू किया गया है, आप उसको जरूर देखा करिए। उसमें न्यूज का एनालिसिस किया जाता है, जिससे जब आप मेंस की परीक्षा दे रहे होंगे तो वहाँ के लिए आपके पास बेहतर तथ्य होने चाहिए। बेहतर तथ्य या करंट अफेयर से संबंधित तथ्य तभी आप समझ पाएंगे जब आप न्यूज को विश्लेषण करके सही से देखेंगे। अब तक न्यूज को विश्लेषण करने वाले चैनल नहीं हैं यूट्यूब पर हिंदी माध्यम के लिए, तो यह अपना चैनल, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हिंदी माध्यम की आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। फिर हम बात करेंगे संतुलन की क्या आवश्यकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसा है, पारदर्शी निगरानी तंत्र पर बात करेंगे। फिर इसके बाद निष्कर्ष पर बात करेंगे, जहाँ की पूरे निबंध का निचोड़ हम लिख देंगे। निबंध शुरू करते हैं, आप इसको धीरे धीरे समझिएगा। प्रारूप अच्छा होना चाहिए, भाषा प्रभावी होनी चाहिए, इस चीज़ का पूरे निबंध में हम ध्यान रखेंगे। जब आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपका अपने आप प्रारूप अच्छा हो जाएगा। डिजिटल जासूसी और लोकतंत्र का खतरा। जहां नागरिक अपनी निजता खो देते हैं वहां लोकतंत्र केवल दिखावा रह जाता है। कभी भी जब ऐसी बात हम लिखेंगे तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, इसके नीचे कभी हम लाइन नहीं खींचते हैं। 21वीं सदी को सूचना का युग कहा जाता है। इंटरनेट, मोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसी तकनीक ने लोकतंत्र के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। जासूसी अब दीवारों के पीछे नहीं बल्कि हमारे मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया में छिपी बैठी है, और यही है डिजिटल जासूसी। तो इसमें हमने ये बताया कि भाई डिजिटल जासूसी क्या होती है। मुख्य भाग में अब हम आते हैं और धीरे धीरे हम इसको निबंध को आगे बढ़ाते हैं। डिजिटल जासूसी का अर्थ है किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार की जानकारी को
बिना अनुमति के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त करना। यानी आप किसी भी सिस्टम पर, किसी भी तंत्र पर, किसी भी कंप्यूटर पर दूर से नज़र रख रहे हैं कोई न कोई माध्यम का प्रयोग करके। इसके बाद आप इस जानकारी का प्रयोग गलत अर्थों में कर सकते हैं, डाटा बेच सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप दुरुपयोग कर सकते हैं। इसको डिजिटल जासूसी कहते हैं। यह कार्य हैकिंग, डेटा ट्रैकिंग, स्पाईवेयर, कैमरा या माइक्रोफोन निगरानी के माध्यम से किया जाता है। आज यह जासूसी केवल सुरक्षा एजेंसियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि निजी कंपनियां, विदेशी एजेंसियां और साइबर अपराधी भी इसमें सक्रिय हो गए हैं। अब हम देखते हैं लोकतंत्र के मूल तत्व क्या होने वाले हैं। लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और निजता के सम्मान पर टिका होता है। संविधान नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है ताकि वह सरकार की आलोचना भी कर सके। लेकिन जब हर फोन कॉल, हर ईमेल, हर संदेश पर निगरानी होने लगे, तब नागरिक के मन में भय जन्म लेता है। यही भय लोकतंत्र को कमजोर करता है। जैसे आपको यदि पता चले कि आपका फ़ोन जो है ना ट्रैक हो रहा है, मान लेते हैं, तो क्या आप किसी व्यक्ति से खुल के बात कर पाएंगे? क्या आप किसी व्यक्ति से अपनी सूचना साझा कर पाएंगे? क्या आप अपने आने जाने की स्थितियां बता पाएंगे? शायद नहीं। आपके मन में एक डर सा बन जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सूचना लीक हो जाए और आपको कोई नुकसान हो जाए। मेंस के लिए आप सब्सक्राइब करिएगा। फिर डिजिटल जासूसी बनाम लोकतंत्र पर बात करते हैं। डिजिटल निगरानी का तर्क अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दिया जाता है, परंतु समस्या तब शुरू होती है जब निगरानी की सीमाएं तय नहीं होती। यदि पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या विपक्षी नेताओं की निगरानी की जाए तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आघात है। देखो, यह भी गलत है। कोई भी व्यक्ति हो तो हर व्यक्ति की एक कहीं न कहीं से उसको खुद का जीवन जीने की आज़ादी है। अनुच्छेद 21 आपका यही बात कहता है। अब आप चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कृषक हो, सारे व्यक्तियों की एक निजता है। आप उस निजता को नहीं छीन सकते हैं। आप किसी के पीछे कोई तंत्र नहीं लगा सकते हैं जब तक बहुत ज़्यादा देश के हित में या देश के लिए वो लाभ वाली चीज़ ना हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार पारदर्शिता खो देती है और नागरिक विश्वास खो देते हैं। जासूसी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौन बना देती है। आप एक चीज़ सोचो, आपके दिमाग में हजारों चीज़ें चल रही हैं, अच्छी, सही, गलत, बुरी, किसी भी व्यवस्था को लेकर, किसी भी तंत्र को लेकर आपके दिमाग में चल सकता है। लेकिन यदि आपको पता चले कि यदि आप इस पर बोलेंगे तो आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, तो क्या आप अपनी बात रखेंगे? शायद नहीं। आपको यदि पता चले कि आपके हर विचार पर कहीं न कहीं से कोई निगरानी रख रहा है, तो आप खुद को अकेला कर लेंगे, चुप कर लेंगे, लेकिन आप बात नहीं कहेंगे। लोग यह सोचकर बोलने से डरने लगते हैं कि कहीं उनकी बातचीत रिकॉर्ड ना हो रही हो। यह भय समाज को लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अधिनायकवादी दिशा में ढकेलता है। क्योंकि भाई जब ऐसा होने लगेगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? फिर तो एक तरफ की बात हो जाएगी। एक चीज़ और आपको बता दें, कभी भी जब सरकार के पक्ष विपक्ष की बात आएगी, जब आप उस पर निबंध लिखेंगे तो आप अपने मन की भड़ास नहीं निकालेंगे। भले ही स्थितियाँ कुछ भी हों, सही हो रहा हो, गलत हो रहा हो, आपकी नज़र में कुछ रहा हो, लेकिन आप जब बात लिखेंगे अपनी तो बहुत संयमित शब्द होने चाहिए। आप एक तरफा निबंध कभी नहीं लिखेंगे, न किसी एक की बुराई करेंगे, न किसी एक की तारीफ करेंगे। वैश्विक उदाहरण की बात करते हैं। विश्व में कई देशों में डिजिटल जासूसी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। अमेरिका में स्नोडेन प्रकरण ने उजागर किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA ने नागरिकों और विदेशी नेताओं तक की जासूसी की। चीन ने डिजिटल सर्विलांस को अपनी नीति का हिस्सा बना लिया है, जहां हर नागरिक की ऑनलाइन गतिविधि दर्ज की जाती है। रूस में साइबर नियंत्रण का उपयोग राजनीतिक असहमति दबाने में किया गया। भारत में पेगासस प्रकरण ने यह सवाल उठाया कि नागरिक डेटा पर भी निगरानी की सीमा क्या है। जैसे कई बार क्या होता है भाई, अगर कोई विदेशी आतंकवादी गतिविधि देश में हो रही है तो उसको तो ट्रैक भी करना पड़ेगा, उसको पकड़ना भी पड़ेगा, उसको सज़ा भी देनी पड़ेगी, उसके लिए सज़ा निर्धारित भी करनी पड़ेगी।
और उसकी आपको हर गतिविधि पर नज़र रखना पड़ेगा। आप उसको किसी भी कीमत पे आप नहीं छोड़ सकते हैं कि उसके भी जीवन जीने का अधिकार है, नहीं तो वो किसी का भी जीवन छीन सकता है। तो वहाँ पर तो ये चीज़ें बहुत सही हैं, लेकिन आपको ये सीमा तय करनी पड़ेगी कि कौन सी स्थिति कब बनेगी, तो उस परिस्थिति में आप कब क्या करने वाले हैं, आपको ये तय करना पड़ेगा। फिर भारत का संदर्भ देखते हैं। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, परंतु डिजिटल जासूसी को लेकर यहाँ भी चिंताएं हैं। पेगासस जासूसी कांड में कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं के फोन निगरानी के दायरे में बताए गए। हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर जवाब देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निजता का अधिकार का उल्लंघन मानते हुए कहा, राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि निगरानी सुरक्षा के लिए आवश्यक और आनुपातिक है। देखो, सरकारें भी कभी ऐसी एजेंसियों का गलत प्रयोग नहीं कर सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपने खुद के हित में ऐसा प्रयोग कर रही हो। भाई, जैसे जब चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में, तो चुनाव में 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां, जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होकर चुनाव लड़ते हैं, विरोधी होकर नहीं लड़ते हैं। प्रतिद्वंदी और विरोधी में फर्क होता है। प्रतिद्वंदी क्या होता है, एक सीट है आप लोगों की आरओ की, उस पर आप 2 लोग लड़ रहे हो, वो प्रतिद्वंदी है, प्रतियोगिता है। विरोधी क्या होता है कि उस सीट को या तो विरोध कर रहे हो, एक दूसरे का विरोध कर रहे हो कि वो क्यों आ रहे हैं, वो ऐसा क्या है। आप चाहते हो, आरओ का पेपर आपने दिया प्री का, आप लोग पास हो गए, अब आप चाहते हो कि मेरा हो जाए, सबका भी हो जाए। आपके मन में ये इच्छा है और ये होनी भी चाहिए, कभी हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने देखना है, कि आप चाहते हो कि सबका हो तो ठीक है लेकिन मेरा हो जाए, आप ये चाहते हो। आप किसी से विरोध नहीं ले रहे हो, आप उस चीज को प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो। तो इन चीजों की एक सीमा तय होनी चाहिए। सरकार ने 2023 में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया है, परंतु उसमें भी सरकारी एजेंसियों को व्यापक छूट दी गई है। इससे डर बना हुआ है कि कहीं यह कानून नागरिक की बजाय राज्य की ताकत न बढ़ा दे। फिर निगरानी के लाभ और सीमाएं क्या हैं? यह भी सच है कि डिजिटल निगरानी कई बार आतंकवाद, फेक न्यूज और साइबर अपराध रोकने में उपयोगी सिद्ध होती है, लेकिन इसका उपयोग लक्ष्य आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया में होना चाहिए। यदि नियंत्रण का कोई लोकतांत्रिक ढांचा न हो तो तकनीकी शक्ति का दुरुपयोग बन जाती है। अब इसके लिए आवश्यक सुधार देखते हैं। स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण यानी नागरिकों के डेटा के उपयोग और निगरानी पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र निकाय का गठन किया जाना। न्यायिक अनुमति प्रणाली, किसी भी निगरानी से पहले न्यायालय की अनुमति अनिवार्य हो। पारदर्शिता रिपोर्ट यानी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित निगरानी आंकड़े। फिर साइबर नैतिकता शिक्षा, नागरिकों को जागरूक बनाना कि उनका डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साइबर अपराध और डिजिटल जासूसी के खिलाफ वैश्विक मानक बनाना। फिर हम भविष्य की दिशा देखते हैं। लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब तकनीक नागरिक की सेवा में हो, नियंत्रण में नहीं। ये बहुत बड़ी लाइन है कि कोई भी तकनीक है वो नागरिक की सेवा में होनी चाहिए। जैसे उससे आपको लाभ मिलना चाहिए, उससे आप पर निगरानी नहीं रखी जानी चाहिए। भविष्य का डिजिटल समाज ऐसा होना चाहिए जहां डेटा सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों एक साथ चलें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और निगरानी तकनीक के लिए वैश्विक नैतिक ढांचा तैयार करना अनिवार्य है। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। तकनीक मनुष्य की स्वतंत्रता बढ़ाए घटाए नहीं, यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। डिजिटल जासूसी एक छिपी हुई सत्ता है जो जनता के भरोसे को कमजोर करती है। जरूरत है कि राज्य सुरक्षा के नाम पर नागरिक की गोपनीयता का उल्लंघन न करें, बल्कि उसे सुरक्षित रखें। लोकतंत्र केवल वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि बिना भय सोचने और बोलने की स्वतंत्रता भी है। यह स्वतंत्रता खतरे में है तो तकनीक का हर प्रगति कदम अधूरा है। इसलिए समय आ गया है कि हम तकनीक को सख्त नहीं, जवाबदेही का साधन बनाएं, ताकि लोकतंत्र सच्चे अर्थों में डिजिटल युग में भी जीवित रहे। यह आपका निबंध पूरा होता है। अब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।